हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ पे हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हम कर रहे हैं विश्व का भूगोल। राइट, ओके। तो चैप्टर नंबर 29 करेंगे हम लोग, जो है मृदा। गाइस, यहाँ पे आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ जा सकते हैं। कोई पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम पेज पे आपको मिल जाएगी। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को गाइस मेरा जो वीडियो है अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा जितना हो सके वीडियो को, अगर आप लोगों को पसंद आए तो। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए जितना हो सके वीडियो को, अगर आप लोग को अच्छी लगे तो। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मृदा यानी कि सॉइल की हम यहाँ बात करेंगे। सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सॉइल के बारे में। राइट, तो इसमें लिखा है जो मिट्टी है या मृदा कह लीजिए कोई ठोस तरल गैसीय पदार्थ का मिश्रण है। क्या है? एक ठोस तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण है। ये भूपर्पटी यानी आप पृष्ठ कह सकते हैं के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है। भूपर्पटी सबसे ऊपरी भाग में, भू जो सतह होती है, भूमि होती है, उसकी सबसे ऊपरी भाग। धरातलीय चट्टानों, जो धरातलीय चट्टाने होती हैं, जो चट्टाने होती हैं, उसके अपक्षय जलवायु, पौधों, करोड़ों भूमिगत कीटाणुओं, कृमियों के बीच होने वाले जो आपसी क्रियाकलाप है, उनका जो अंतिम परिणाम होता है वो क्या होता है? मृदा। यानी कि इन सब का जो अंतिम परिणाम है, इससे क्या बनती है? मिट्टी। इन भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं जो भी थी ये हमने पढ़ा। ये अपक्षय जलवायु, पौधों और करोड़ों भूमिगत कीटाणु के। तो ये जो आपके भौतिक, रासायनिक, जैविक जो प्रक्रियाओं के एक लंबी अवधि तक कार्यरत रहने से क्या बनते हैं? मिट्टी या मिट्टी की परतों का निर्माण होता है। राइट, इन सब चीजों से क्या बनती है? मिट्टी। मतलब ये जो प्रक्रिया चलेगी, कहानी चलेगी, उससे एंड में क्या बन जाता है? मृदा। अब लिखा है चट्टानों के प्रकार, जलवायु, वनस्पति आदि से संबंधित होने के कारण अलग अलग स्थानों पे क्या होता है? अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी अगर आप देखें, आप देखेंगे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की चट्टान है, अलग जलवायु है, अलग वनस्पति मिलती है, तो मिट्टी भी अलग अलग तरीके की मिलेगी अलग अलग जगह से। फलतः फसलों, घास, पेड़ पौधे इत्यादि ये भी फिर अलग अलग मिट्टी में अलग अलग टाइप के मिलेंगे। ठीक है। मृदा महत्वपूर्ण क्या है? क्षयशील संसाधन है। क्षयशील क्योंकि एक बार नष्ट हो जाने के बाद क्या होता है, इस इसकी जो स्थानापूर्ति है वो नहीं हो पाती। यानी कि एक बार मिट्टी अगर खत्म हो जाए कहीं से तो दोबारा से देखिए उत्पन्न या पैदा नहीं हो पाती, फिर उसके लिए वही पूरी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, जिसमें एक बहुत लंबा समय लगता है। अब लिखा है मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अत्यधिक अपरदन के कारण क्या होता है? इसका क्षय हो रहा है। यानी कि अगर हम और आपकी बात करें तो हम बहुत ज्यादा अपरदन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो मिट्टी है वो आपकी नष्ट हो रही है। अच्छा, मृदा निर्माण प्रक्रिया की दर क्या होता है? बहुत धीरे मंद होती है। मतलब कि मृदा के बनने की जो प्रक्रिया है बहुत धीरे, बहुत स्लो है। लाइक उसे खत्म करना बहुत आसान है, लेकिन उसका वापस से निर्माण होना बहुत मुश्किल। ठीक है, होने के कारण क्या? मृदा की अनवीकरणीय संसाधन भी, मृदा को क्या हम कह रहे हैं? अनवीकरणीय संसाधन। क्यों कह रहे हैं नवीकरणीय संसाधन? यानी कि जो खत्म हो जाता है, और मतलब जो खत्म नहीं होता, जैसे सूर्य की रोशनी है वो खत्म नहीं होती, आप उसको यूज करते रहिए, करते रहिए, आपको मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। हवा है, खत्म नहीं होती, आप उसे यूज करिए, मिलती रहेगी, यूज करिए, मिलती। जल है, फिलहाल अगर बात करें तो आप उसे यूज करिए, मिलता रहेगा। लेकिन मृदा ऐसी चीज है, एक बार खत्म हो गई ना guys, तो उसको दोबारा बनने में ना पता नहीं कितने अरबों, करोड़ों साल लग जाते हैं। ऐसे मृदा के अलग अलग प्रकारों के अपने क्या खास रासायनिक गुण, अलग अलग मृदा, सबके अपने रासायनिक गुण अलग अलग। जिस मृदा में क्या होता है, चूने की मात्रा कम होती है वो मृदा कैसी कहलाती है? अम्लीय। जिसमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है वो हो जाती है क्षारीय। दो टाइप की मृदा, चूने की मात्रा कम तो अम्लीय, चूने की मात्रा ज्यादा तो क्षारीय। 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन आ गया, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015। ठीक है, इस और किसने इसे वो करा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको माना गया कि 2015 के अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष इसे घोषित किया था। अच्छा, इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्या था? मृदा के महत्व की दिशा में वैश्विक ध्यान आकर्षित करना, यानी कि लोगों को जागरूक करना, मृदा का क्या महत्व है उसके बारे में। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस। दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब इसमें मृदा की संरचना संगठन के बारे में, मिट्टी की जो संरचना है उसके बारे में बात करते हैं, या उसके संगठन के बारे में। तो इसमें कहा मिट्टी की अपनी क्या होती है? संरचना है, अपना संगठन या गठनता, मतलब संगठन है। राइट, होता है अपना। तो मिट्टी या मृदा के संगठन का संबंध क्या है? विभिन्न प्रकार के अवसादों के अनुपात से है। मृदा की संगठन का संबंध विभिन्न प्रकार के अवसादों के अनुपात से है। ओके, जबकि इसकी जो व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था का संबंध क्या है?
संरचना से होता है। किससे होता है? संरचना। जब मिट्टी के कण क्या है आपस में पिंड के रूप में जुड़े होते हैं, संगठित होते हैं, तो इन संगठित पिंडों को हम क्या बोलते हैं? मृदा की संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा की संरचना। मृदा की गठनता या संरचना एवं संरचना उसकी क्या होती है? सरंध्रता या पारगम्यता को निर्धारित करती है। मृदा का जो इसने कहा जो गठन गठन मतलब उसका जो संगठन है या संरचना जो भी है मृदा की, ठीक है, अलग-अलग तरीके की मृदा में अलग-अलग तरीके। तो इसने कहा जो उसकी संगठन है या उसका जो संरचना है, वो उसकी सरंध्रता या पारगम्यता को निर्धारित करती है। अब ये क्या है आगे देख लेंगे, ठीक है? तो देखिए सरंध्रता या पारगम्यता मतलब कि मिट्टी किस तरीके की है? चिकनी है या फिर कैसी है? पानी उसमें रुक पा रहा है, बह के नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो रेत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे जो डायग्राम है ना वो क्या बता रहा है? इसने कहा रेत, चीका, शिल्ट के अनुपात के आधार पर मृदा के प्रकार बताएं। मतलब कितने परसेंट रेत है, अगर कोई मिट्टी है उसमें कितने परसेंट रेत है, कितना चीका है, कितना सिल्ट है, उसके आधार पे जो मृदा बन रही है उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखें इस डायग्राम में, तो हमने कहा एक ऐसी मिट्टी है, मतलब एक क्ले है। क्ले की अगर हम बात करें तो क्ले के बारे में यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी बातें करी गई हैं कि इस क्ले में चीका की कितनी मात्रा है, यानी कि चीका कितने परसेंट है। तो गाइस आप क्या देख पा रहे हैं, 80 to 100% आपको चीका देखने को मिल रहा है। आपका सिल्ट 10 से 40% सिल्ट देखने को मिल जाएगा। या रेत की अगर हम बात करें तो गाइस ये कुछ 40 से 70% आपको यहाँ रेत देखने को मिल जाएगी। अगर ऐसा है तो जो मृदा है उसको हम बोलेंगे क्ले, ठीक है। और सैंडी मृदा में इसमें क्या है? सैंड में रेत, देखिए सैंडी मृदा अगर रेतीली सैंडी क्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए चीका की मात्रा कितनी आ रही है, कुछ 35 से 55%। फिर यहाँ पे आपकी रेत की मात्रा देखिए कितनी है, बहुत ज्यादा। सैंडी है तो रेत की मात्रा तो ज्यादा होगी, तो कुछ 70 से आप कह लीजिए 95% तक हो जाएगी। या फिर सिल्ट की मात्रा आप देख सकते हैं 50 से 70% ऐसे कुछ मिल जाएगी आपको। तो ये इसने डायग्राम में ऑलमोस्ट सब बता दिया कि किसमें क्या कितना है, ठीक है। तो उस तरीके से देखा जाए तो कौन सी मृदा बन रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है क्ले के बारे में बात कर रहा है, सैंडी क्ले के बारे में, फिर क्ले लोम के बारे में बात कर रहा है, सैंडी क्ले लोम, तो ठीक है। अभी इतना नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है अत्यंत बारीक कणों से निर्मित चीका युक्त मृदा, यानी कि इसमें जो ना मृदा में जो पदार्थ है या जो भी चीका हम कह सकते हैं, मतलब जो कण है उसके अंदर वो बहुत 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 बारीक है। तो ये क्या चीका युक्त मृदा में क्या है, छिद्रों के आकार क्या हो जाएंगे, छोटे। मतलब अगर कण बहुत ही बारीक होंगे तो गाइस इनके बीच में जो छिद्र होंगे ना वो आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखेंगे या छोटे दिखेंगे। तो क्या इसने कहा कि जो छिद्र है उनकी संख्या क्या है, बहुत छोटी और बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसके द्वारा जल को अवशोषित करने की क्षमता अर्थात सांद्रता इसकी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब इसने कहा, एक तो इसने कहा जो छिद्र है वो होंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो अगर छोटे छोटे हैं गाइस तो वो जल को अवशोषित अच्छे से कर अपने आप में अपने में धारण करे रखेगा जल को, ठीक है। इसलिए क्या है, चीका युक्त मृदा जो है आर्द्र होने पर कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। और जैसे ही वो शुष्क होती है यानी कि उसके अंदर से पानी खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब इसे कहा बड़े आकार, अगर यहाँ पे तो हमने बात करी कि कण बहुत छोटे थे, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कण है बहुत बड़े, तो छिद्रों का आकार बड़ा हो जाएगा और इस उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी जो सरंध्रता है वो भी कम हो जाएगी, पारगम्यता अधिक हो जाएगी। मतलब जल क्या है, अगर बहुत बड़े बड़े इसमें होल होंगे यानी कि छिद्र होंगे, तो जल इनके इसमें से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे जल रुक नहीं पाएगा, ठीक है। यानी कि जल को जो धारण करने की इसकी क्षमता है वो हो जाएगी कम, राइट। तो इसमें जल का रिसाव क्या है, ऊपर की परतों से नीचे की तरफ चला जाएगा। इसी कारण ये कहती है आपको दिखाई देगी रेतीली मृदा, ठीक है। तो ये रेतीली मृदा है तो ये शुष्क होती है, क्यों? क्योंकि पानी तो नीचे चला जा रहा है। अच्छा, इसमें है कि जो दोमट मृदा है उसमें रेत, सिल्ट और चीका का अनुपात लगभग कैसा होता है, एक जैसा होता है, एक समान होता है। तो इस कारण इसकी जो सांद्रता है या पारगम्यता, एक उसमें क्या होता है, एक प्रकार का आपको संतुलन देखने को मिलेगा, ठीक है। और कृषि की दृष्टि से जो दोमट मृदा है वो सबसे बेस्ट होती है, यानी कि सबसे ज्यादा उपजाऊ आपको यही मिलेगी। तो यहाँ पे हमने एक ऐसी मृदा की बात करी जिसमें कणों के जो आकार है बहुत छोटा है, एक में कणों का आकार बड़ा है, एक हमने दोमट मृदा की यहाँ पे बात करी। अच्छा, मृदा के निर्माण
को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ये मिट्टी का निर्माण, मृदा का निर्माण हो रहा है, तो क्या ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं जब उनका निर्माण हो रहा है? जैसे चट्टानी संरचना, ठीक है। अब इसमें मृदा के नीचे स्थित चट्टानी, देखो चट्टानों से ही मृदा बनती है, साफ सी बात है। जब चट्टानों में टूट फूट होती है तभी मृदा बनती है, अक्षय अपर्दन होता है, मृदा बनती है। अच्छा, मृदा के नीचे स्थित चट्टानी संस्तर को क्या बोलते हैं? जनक पदार्थ बोलते हैं। यानी एक चट्टान है, यही इसका जनक है, यानी यही मिट्टी को पैदा करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसी में टूट फूट होगी और मिट्टी बनेगी, ठीक है। तो ये क्या है? जनक पदार्थ हो गया, ठीक है, क्योंकि इसी से क्या है? मृदा का निर्माण क्या होगा? प्रारंभ होगा। वस्तुतः यह आवश्यक नहीं है कि किसी क्षेत्र की मृदा उसी चट्टानी संस्तर पर स्थित हो जिससे वह बनी है। मतलब इसने कहा कि अगर कोई चट्टान है, ऐसा जरूरी है कि यहाँ की मृदा यहीं पे बनी रहे, ठीक है। हो सकता है बह के कहीं और चली जाए, ठीक है, हो जाता है ऐसा भी, देखेंगे आगे। अब इसने लिखा है ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से बालू मिश्रित चिकनी मृदा बनती है। यानी कि इसने कहा जो ग्रेनाइट चट्टान है, तो ग्रेनाइट चट्टान हमने कौन सी देखी थी गाइस? आग्नेय चट्टान थी एक, ठीक है, पिछले चैप्टर में देखा था। तो ये जब टूटती है तो कैसी मिट्टी बनती है? तो इसने कहा बालू मिश्रित चिकनी मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। जबकि अगर बेसाल्ट चट्टान है तो इसका जब अपक्षय होता है तो अपक्षय से क्या होता है? महीन कण वाली कैसी उपजाऊ काली मिट्टी बनती है। बेसाल्ट से क्या बनेगा? इस उपजाऊ काली मिट्टी। अच्छा, कुछ चट्टानें शीघ्र ही क्या होती हैं? अपक्षयित हो जाती हैं, ठीक है। और कुछ जो है ना धीमी गति से अपक्षयित होती है। मतलब कुछ चट्टानें का अपक्षयन बहुत तेजी से हो जाता है, कुछ का बहुत धीरे धीरे हो रहा है। इन्हीं गुणों के कारण क्या होता है? शैल जैसी चट्टानें अच्छी मृदा उत्पादक होती है, जबकि चूना पत्थर जैसी, इसने कहा शैल जैसी चट्टानें क्या होती है? उसमें मतलब जो है ना अच्छी मृदा उत्पादक होती हैं। और इसने कहा चूना पदार्थ जैसी चट्टान, सॉरी, चूना पत्थर जैसी जो चट्टानें होती हैं वो कैसी होती है? निम्न कोटि की मृदा उत्पादक होती हैं, ठीक है। मतलब शैल जैसी चट्टानें मृदा उत्पादक अच्छी होती है और बाकी चूना पत्थर वाली बेकार होती है। चट्टानों में अपक्षय की गति जितनी अधिक होती है, मृदा निर्माण उतनी ही तेजी से होता है, ठीक है। देखिए, अपक्षय जितनी तेजी से होगा, मिट्टी का निर्माण उतनी ही तेजी से होगा। और धीरे धीरे हो रहा है, अगर गति मंद है तो भैया मिट्टी भी, मृदा भी बहुत समय बाद ही बन के तैयार होगी। पहला कारक क्या था? चट्टान, चट्टानी संरचना, यानी मृदा निर्माण के को प्रभावित करने वाले कारक में पहला था चट्टानी संरचना, दूसरा है जलवायु। वही जलवायु भी अपना पूरा रोल निभाती है कि मिट्टी किस तरह की बने। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक हो गया, ठीक है। एक ही जलवायु वाले क्षेत्र में दो विभिन्न प्रकार के जनक पदार्थ एक ही प्रकार की मिट्टी का निर्माण कर सकते हैं। इसमें अगर कोई एक जगह की बात करते हैं, वहां की जलवायु सेम है, वहां पे दो अलग अलग प्रकार के, अगर हम जनक पदार्थों की बात करें, अलग अलग प्रकार के हम चट्टान की बात करें, तो वो क्या है? एक ही टाइप की मृदा का निर्माण कर सकते हैं। एक ही तरह के जनक पदार्थ दो विभिन्न जलवायु में क्या करते हैं? दो विभिन्न प्रकार की मृदा का निर्माण कर सकते हैं। यानी अगर एक ही टाइप की जलवायु है, यहाँ पे अगर दो अलग अलग जनक पदार्थ हैं, तो वो इससे जो मिट्टी बन रही है, इससे दोनों सेम हो सकती है। लेकिन इसने कहा एक ही जो चट्टान है, लेकिन दो अलग जलवायु में है ये दोनों, ठीक है। तो इससे अलग मिट्टी बन सकती है, इससे अलग तरीके की मृदा, मतलब अलग प्रकार की मृदा बन सकती है, ठीक है। ये कह रहा है ये डिपेंड, मतलब जलवायु एक कारक है जिसकी वजह से मृदा का निर्माण जो है ना अलग अलग जगह, मतलब अलग अलग हो सकता है। अब इसमें लिखा है जलवायवीय विभिन्नताओं के कारण क्या होता है? रवेदार ग्रेनाइट चट्टानें मानसूनी प्रदेश की आर्द्र भागों में, आर्द्र मतलब जो नम भाग होते हैं, तो उसमें लेटेराइट मृदा का, और शुष्क भागों पर लेटेराइट से भिन्न प्रकार की मृदा का निर्माण करती हैं, ठीक है। मतलब अगर जलवायु अलग अलग है, अलग अलग तरह की आपको मृदा देखने को मिल जाएगी। जबकि ये जो है ग्रेनाइट चट्टानें स्टेपी जलवायु में काली मृदा, टैगा जलवायु में भूरी मृदा का निर्माण करती हैं। एक ही टाइप की चट्टान है, लेकिन अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की मृदा का निर्माण कर रही है। मृदा का रंग क्या है? जीवाश्म की मात्रा पर भी निर्भर करता है। यानी कि जीवाश्म ज्यादा है तो मृदा का कलर कैसा होगा, जीवाश्म कम है तो मृदा का कलर कैसा होगा। इसने कहा आर्द्र जलवायु, नम जलवायु प्रदेश में क्या होता है? जहां वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण की दर से अधिक होती है, यानी वाष्पीकरण जो भी हुआ लेकिन वर्षा उससे ज्यादा हो रही है, ठीक है। वहां क्या होती है? क्षारीय तत्व जल के साथ घुलकर निच्छालन द्वारा मृदा के नीचे की परतों में चले जाते हैं, इसलिए आर्द्र जलवायु प्रदेशों की मृदा कैसी होती है?
क्षारीय नहीं होती। मतलब इसने कहा कि एक ऐसी जगह जहाँ पे वाष्पीकरण से ज्यादा वहां की वर्षा है, ठीक है। अब जो मृदा में जितने भी क्षारीय तत्व होंगे, ठीक है, अब ये वर्षा के साथ मृदा की जो ऊपरी परत है वहां से बहते हुए नीचे चले जाते हैं अंदर। अब ये क्या होगा, तो आर्द्र जलवायु प्रदेश की मृदा क्षारीय नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम जो क्षारीय तत्व है वो नीचे की परतों में चले गए, पानी के संग बहते हुए चले गए, ठीक है, ये बोला इसने। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने नेक्स्ट कहा कि अर्ध अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु प्रदेशों में जहां वाष्पीकरण की दर वर्षा की मात्रा से अधिक होने के कारण मृदा की ऊपरी परतों में क्या होता है, ऊपरी परतें शुष्क हो जाती हैं। वाह, केशिकत्व क्रिया के द्वारा जल के साथ घुले हुए क्षारीय तत्व नीचे की परतों से ऊपर की ओर आ जाते हैं, इस कारण मृदा क्या होता है, क्षारीय हो जाती है। ये हो गई भूमि, यहाँ ऊपर तो मृदा है ही, ठीक है। अब इसने कहा कि यहाँ पे वाष्पीकरण की दर ज्यादा है, वर्षा की कम है। वर्षा कम हो रही, वाष्पीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे, अब जो नीचे क्षारीय पदार्थ है, केशिकत्व क्रिया क्या होती है, सपोज कि एक यहाँ पे एक दरार है, तो जो ये क्षारीय पदार्थ है वो क्या है, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो पानी के साथ, क्योंकि पानी के संग ऊपर की तरफ चले जाएंगे। केशिका तो यानी कि समझ लिए आपने एक पानी का ग्लास लिया है, उसमें आपने एक पाइप डाल दिया, पाइप नहीं, स्ट्रॉ डाल दी है। अब स्ट्रॉ, अगर आप पानी के ग्लास में एक स्ट्रॉ डालते हैं तो पानी जो है ना नीचे से उस स्ट्रॉ में एटलीस्ट जहां तक ग्लास में पानी है वहां तक तो पानी ऊपर आ ही जाता है। वैसे ही कुछ दरारों से पानी और जो क्षारीय पदार्थ है ऊपर की तरफ आएंगे। जैसे ही ऊपर की तरफ पानी और क्षारीय पदार्थ आ जाएंगे, अब पानी तो उड़ गया भैया, क्योंकि वाष्पीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, अब क्षारीय पदार्थ ऊपर ही रह जाएंगे। तो जो मृदा यहाँ की हो जाती है वो कैसी हो जाती है गाइस, क्षारीय हो जाती है, ठीक है। तो ये कहानी आई होप समझ में आ गई हो। अब देखिए ये सारी कहानी जलवायु पर डिपेंड कर रही है। अब इसने कहा क्षारीय मृदा में क्या होता है, सोडियम, विशेष तौर पर सोडियम कार्बोनेट, ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। अब है निम्न अक्षांश, ये कौन से होते हैं, जो विषुवत रेखा के आसपास है, 0 डिग्री के आसपास। तो निम्न निम्न अक्षांश से उच्च उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर, यानी कि इसने कहा कि अगर आप निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री से आप, ये है 90 डिग्री वाला अक्षांश, ठीक, या नीचे 90 डिग्री, तो इसने कहा निम्न अक्षांश से जब उच्च अक्षांशों की तरफ आप जाते हैं, ठीक है। तो या फिर मैदानी प्रदेशों से आप पर्वतीय प्रदेशों में जा रहे हैं, यानी अगर आप मैदानी प्रदेशों से पर्वतीय प्रदेशों की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है, तापमान में कमी आती है। ऑब्वियसली 90 डिग्री पे तापमान कम होता है या पहाड़ों पे तापमान कम होता है, उसकी वजह से मृदा की जो अम्लता है ना उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मृदा की अम्लता और क्षारीयता को पीएच मान द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब मृदा अम्लीय है, क्षारीय, ये हमें कैसे पता चलेगा, इस पीएच मान होता है, ठीक है। अब इसने कहा एक स्केल ले लेते हैं, ये पीएच स्केल है मान लेते हैं। तो इसने कहा कि यहाँ 0 to 14 लिख देते हैं और बीच में लिख देते हैं 7, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि मृदा जो है अम्लीय क्षारीय। इसने कहा अगर 7 से पीएच की वैल्यू 7 होने पर क्या होता है, मृदा कैसी होती है, तटस्थ होती है। अगर मिट्टी के पीएच की वैल्यू 7 है तो ये कैसी होगी, तटस्थ। अगर 7 से कम है तो मृदा कैसी होगी गाइस, अगर 7 से कम है तो मृदा होगी आपकी एसिडिक यानी कि अम्लीय होगी, ठीक है। और अगर 7 से ज्यादा है तो आपकी मृदा कैसी होगी गाइस, क्षारीय होगी। कैसी होगी, क्षारीय होगी, ठीक है। 7 से ज्यादा पे क्षारीय, 7 से कम पे अम्लीय, और अगर 7 है तो तटस्थ, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, बीच की है, ठीक है। मतलब संतुलन बना हुआ है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अब हम तीसरा कारक क्या है, मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया में तीसरा जो कारक है जो प्रभावित करता है वो है वनस्पति। यानी अलग अलग जगह की वनस्पति अगर अलग होगी तो अलग अलग होगी, तो वहां की मृदा भी अलग अलग टाइप की होगी। इसमें उच्च अक्षांश या 90 डिग्री मान लो, वहां से निम्न अक्षांश यानी कि 0 डिग्री की, और जब हम आते हैं तो वनस्पति की जो सघनता है ना उसमें वृद्धि होती है। यानी इसने कहा कि 90 डिग्री पे वनस्पति आपको कम मिलेगी और 0 डिग्री पे अधिक मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होगी। मतलब 0 डिग्री के आसपास ह्यूमस ज्यादा होगी, 90 डिग्री अक्षांश पे कम होगी। तो फिर क्या होगा, फिर ह्यूमस की मात्रा में पहले वृद्धि होती है और फिर फिर से देखते हैं इस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसने कहा जब आप पृथ्वी बना रहे हैं, कहाँ गई पृथ्वी, हाँ तो पृथ्वी बनाते हैं। इसने कहा 90 से जब आप 0 डिग्री की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो वनस्पति है ना उसकी सघनता में वृद्धि होगी। 0 डिग्री के आसपास ज्यादा वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसा होता है तो इसके बावजूद क्या होता है, सबसे पहले ह्यूमस की मात्रा पहले बढ़ती है और फिर उसमें क्या होने लगती है, कमी होने लगती है।
तो उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में क्या है, अत्यंत कम तापमान होने के कारण, यानी कि वहां पे तापमान कम है 90 डिग्री के आसपास, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाता। ठंड में, ठंडी जगह पे कार्बनिक जो पदार्थ है उसका विघटन नहीं हो पाता। और वही निम्न अक्षांशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म जीव ज्यादा है। तो ये क्या, पत्तियों का जो है उपभोग किए जाने के साथ क्या होता है, निच्छालन के द्वारा ह्यूमस जो है जल के साथ घुलकर नीचे की तरफ चला जाता है। यानी अगर आप 0 डिग्री के आसपास आ जाते हैं तो देखिएगा इस वहां पे क्या है, हम्म, आपको क्या मिलेंगे, आपको यहाँ पे सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, पहला। और ये क्या करेंगे, पत्तियों का उपभोग करेंगे, एक ही हो गया, ठीक है। और वहां पे वर्षा बहुत ज्यादा होगी तो निच्छालन की क्रिया बहुत ज्यादा होगी, यानी कि क्या होगा कि सतह पे जो भी आपके पोषक तत्व होंगे, जो भी है, ठीक है, ये वर्षा के पानी के साथ बह के नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमस जो है जल के साथ क्या हो गया, घुलकर नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये यानी कि यहाँ पे ह्यूमस पहले आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों, देख लिया हमने क्यों, कि एक तो निच्छालन की वजह से, ठीक है। तो क्यों आपको कम देखने को मिलेगा दोस्तों, एक तो निच्छालन निच्छालन की वजह से, क्योंकि निच्छालन से क्या होता है, जितने भी ह्यूमस वाले तत्व होते हैं या ह्यूमस होता है, वो जल के संग नीचे बह के चला जाता है, मतलब पृथ्वी की सतह में अंदर चला जाता है। दूसरे से कहा कि जो सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा पत्तियों का उपभोग किया जा रहा है, इसकी वजह से भी ह्यूमस कम हो जा रहा है। क्यों, ह्यूमस बनता किससे है, यही तो पत्तियां वत्तियां गिरती हैं, सड़ गल के ह्यूमस बनाती है। जब पत्तियां ही नहीं होंगी तो फिर ह्यूमस क्या बनेगा, या निच्छालन के द्वारा जो ह्यूमस बनाया है वो भी क्या है, पृथ्वी के अंदर चला जा रहा है। अब इसने कहा वनस्पतियों, यानी कि वृक्ष हो गया, झाड़ी घास काई, ये सब के पत्तों या जड़ों के सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है। ऑब्वियसली सब जानते हैं ह्यूमस कैसे बनता है, पत्ते सड़ जाते हैं, वृक्ष कट के वही पड़े रह जाएंगे तो सड़ जाएंगे, उनसे ही बनता है, ठीक है। तो जो कि है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ मृदा के विकास में सहयोग करता है। ह्यूमस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मृदा को उपजाऊ बना, मतलब उर्वर बनाने के लिए या फिर उसके विकास के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कारण क्या है, मृदा के निर्माण में जो मृदा के निर्माण को जो प्रभावित करता है, उसका जो नेक्स्ट कारक है वो है आपका जीवाणु। अब देखिए, जीवाणुओं को भोजन मृदा में जो उपस्थित ह्यूमस है ना उसी से मिलता है, ठीक है। तो इसने कहा कि मृदा पर जीवाणुओं का प्रभाव अलग अलग जलवायु प्रदेश में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। ठंड में कैसे होता है या गर्म जलवायु प्रदेश है वहां कैसा होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से होता है। तो इसने कहा उष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में जीवाणु अधिक सक्रिय अवस्था में रहते हैं, मृदा से ह्यूमस को ग्रहण कर लेते हैं। और इन प्रदेशों में क्या होता है, मृदा में ह्यूमस ह्यूमस क्या हो जाता है, अपेक्षाकृत कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमस को कौन खा जा रहा है, जीवाणु खा जा रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमस आपको कम मिलेगा, कौन सी जगह पे, उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में। अच्छा, इसके विपरीत अगर बात करें हम ठंडे जलवायु प्रदेश में, तो यहाँ पे क्या होता है, जीवाणु कम सक्रिय है, जिसके कारण क्या होता है, मृदा में ह्यूमस की क्षति नहीं हो पाती है, कम होती है, ठीक है। यानी आपको ह्यूमस या फिर भी देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका स्थलीय उच्चावच, ठीक है, यानी कि समुद्र, लाइक उच्चावच यानी कि आप मैदान में खड़े हैं, फिर धीरे धीरे आप पहाड़ पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। स्थलीय उच्चावच मृदा निर्माण और अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसने कहा तीव्र तीव्र ढाल वाली चट्टानी सतह, ये क्या होता है गाइस, एक होता है मंद ढाल, एक होता है तीव्र ढाल। आप देखें, एक है पर्वत कुछ इस तरह का, ठीक है, आप आराम से यहाँ पे चलते हुए चले जाएंगे, ये ढाल हम कह देते हैं थोड़ी मंद है, ठीक है। अब हमने कहा एक पर्वत है इस तरह का, आप कैसे चढ़ेंगे इस पे, थोड़ा मुश्किल होगा, ये तीव्र ढाल कहते हैं, ठीक है। मंद ढाल तो और भी मंद हो सकती है वैसे तो, जितनी एंगल पे होगी उतनी मंद कही जाएगी, ठीक है, चढ़ना आसान, जितना कम एंगल उतनी तीव्र हो जाएगी, राइट। तो इसने कहा तीव्र ढाल, क्या बोला इसने, अब इसने कहा तीव्र ढाल वाली चट्टानी सतह पर जल बहाव अधिक तीव्र होने के कारण, देखिए जब ढाल तीव्र होगा पानी बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, मृदा निर्माणकारी पदार्थों का जमाव क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। क्यों भैया, पानी तो बहुत तेजी से नीचे चला जा रहा है, सब कुछ बहुत तेजी से नीचे चला जाएगा, फलता क्या हो, मृदा की बहुत पतली परत का ही निर्माण हो पाएगा वहां पे, जिसे हम बोलते हैं अवशिष्ट मृदा, ठीक है। तीव्र ढलान पे अवशिष्ट मृदा देखने को मिलेगी, मृदा आपको ठीक ठाक बनी हुई नहीं दिखेगी। अच्छा, ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, भू संरक्षण परिरेखा बंधन विधि द्वारा किया जाता है, जिससे मृदा अपरदन कम होता है। मतलब इसने कहा, एक होती है, एक विधि होती है परिरेखा बंधन विधि होती है, यानी कि मिट्टी को बहने से बचाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ ऐसे बांध जैसे कुछ बना रखे हैं, ठीक है, या कुछ रोकने के लिए बना रखा है, इससे मिट्टी बहुत तेजी से मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाएगा, है ना। अगर भारत के दक्षिणी पठार
में उच्चावच अधिक विषमता युक्त होने के कारण मृदा का आवरण कम गहरा होता है, जबकि इसी क्षेत्र में नदी घाटियां और तटवर्ती डेल्टाई भागों में गहरी मृदा पाई जाती है। मतलब अगर हम साउथ में चले जाते हैं गाइस, ठीक है, तो वहां पे उच्चावच क्या होता है, अधिक विषमता युक्त होता है। और यहाँ पे मृदा का आवरण आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पे ही अगर आप जाएंगे नदी घाटियों में चले जाएंगे, तटवर्ती डेल्टाई इलाकों में चले जाएंगे, तो वहां पे अच्छी खासी मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस जगह सपाट समतल धरातल पर क्या होता है, आदर्श अपवाह होता है, ठीक है, एवं न्यूनतम अपर्दन होता है। अपवाह आदर्श है, अपवाह ठीक ठाक होता है, नदी ठीक ठाक बह रही है। अब इसमें कहा न्यूनतम अपर्दन यहाँ पे कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है, टूट फूट यहाँ कम है। अतः यहाँ पे लिखा है पूर्णतः अपक्षालित गहरी मृदा का निर्माण होता है। यहाँ की मिट्टी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी, ठीक है। जबकि क्या होता है, चौरस परंतु निचले धरातल पर जल भराव होने और अच्छे अपवाह के अभाव में नीली भूरी तर चिपकने वाली मृदा की मोटी परतों का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसने लिखा ढाल की प्रवणता, ढाल की लंबाई, ढाल पक्ष, सूर्य के संदर्भ में ढाल की दिशा, ठीक है, यानी कि ऐसी जगह ढाल जहां पे सूर्य की रोशनी ठीक ठाक पड़ रही। अब इसने कहा ढाल की प्रवणता, ढाल की लंबाई या फिर ढाल पक्ष आदि किसी भी स्थान में मृदा के रासायनिक, भौतिक, जैविक यानी कि कार्बनिक गुणों को बड़े पैमाने पर क्या करती है, प्रभावित करती है। तो मतलब मृदा के रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों को प्रभावित कौन कर रहा है यहाँ पे, तो गाइस ढाल की प्रवणता, ढाल की लंबाई, ढाल पक्ष, ये सब इसको प्रभावित करते हैं। अब है मृदा परिच्छेदिका। देखिए मृदा परिच्छेदिका यानी कि अगर आप एक मिट्टी की एक लेयर ले लें, तो मिट्टी की लेयर के अंदर जो लेयर्स बनी है वो किस तरह से है। अब इसे कहा मृदा की ऊपरी सतह से आधारभूत चट्टान तक के ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका या मृदा की क्षैतिज परतों को मृदा संस्तर कहते हैं। मतलब इसने क्या कहा, इसने कहा देखिए सबसे पहले तो मृदा बन किस रही, किसी चट्टान से ही बन गई, ठीक है। मान लेते हैं किसी चट्टान के टूट फूट होने से यहाँ पे पूरी मृदा बन गई, ठीक है, ये इतनी ऊपर वाली मृदा बन गई। अब इसने कहा कि यहाँ से स्टार्ट करें अगर हम और यहाँ तक पहुंचे जो आधारभूत चट्टान है, तो यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी। तो यही क्या है, मृदा परिच्छेदिका कह लीजिए, मृदा संस्तर कह लीजिए, ठीक है। मतलब सब ओके। एक मिनट दोस्तों, ओके, कोई नहीं रहा दोस्तों, क्या करा जाए। हाँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे होगी आधारभूत चट्टान होगी, इसी से मतलब इसके नीचे होगी, यही मृदा इसी से बनी हुई है, ठीक है। चलो अब यहाँ लिखा है संस्तर की भौतिक और रासायनिक। अच्छा एक बार हम लोग देख लेते हैं गाइस, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जरा देखा जाए। तो गाइस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लेयर्स बना रखी है, संस्तर, स्तर ऐसा मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक हो गया जीरो, एक ये स्तर है आपका, यहाँ से यहाँ तक का ये जीरो बोल दिए थे। फिर यहाँ 2 डिग्री से 30 डिग्री वाले को A30, तो ये भी नहीं, तो इसके नीचे है B, उसके नीचे है C, राइट। चलिए संस्तर की भौतिक रासायनिक विशेषताओं के आधार पर ही मृदा की पहचान की जाती है, ठीक है। अब इसने कहा जैसे मृदा के सबसे ऊपरी जैविक परत को हम क्या बोलते हैं, ओ संस्तर बोलते हैं। जो गाइस सबसे ऊपर वाली है हमने इसको क्या बोल दिया, ओ संस्तर बोल दिया, ठीक है। तो इन जैविक संस्तरों का निर्माण पौधों जंतुओं से प्राप्त जैविक पदार्थों के संचयन से होता है। देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड बन रहे हैं पौधे, ठीक है। अब ये ओ संस्तर कैसे बन रहा है पता है गाइस, ये जो पौधे हैं या जैविक पदार्थ हैं ऊपर, है ना, उन्हीं के संचयन से आपका ओ संस्तर बन रहा है पूरा का पूरा। अच्छा ओ के नीचे कौन सा संस्तर आता है, ए, इसको कई उपभागों में बांट दिया, ठीक है। तो इसने कहा जो ए संस्तर है ना, तो उसमें क्या है, एक परत ऐसी है ऊपर की साइड जहां ह्यूमस बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में है, तो हमने उसको क्या बोल दिया, A1 उप संस्तर बोल दिया, ठीक है। अब इसका रंग कैसा होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। पोषक तत्व इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हम बात करें तो ये कृषि के लिए बेस्ट मतलब एरिया है, ठीक है। मतलब ए में ही इसने कह दिया A1 कोई संस्तर है इतना, ठीक है, ये बेस्ट है अगर आप कृषि की बात करते हैं, ठीक है। अब
ए संस्तर में दूसरा जो है A1 था, ऊपर वाला तो A1 था जिसमें अच्छा खासा आपको ह्यूमस देखने को मिल जाएगा, पोषक तत्व मिल जाएंगे, कृषि के लिए अच्छे है। लेकिन उसके नीचे है A2, ठीक है। A2 उप संस्तर में क्या होता है, अपवाहन की दर अधिक हो जाती है, पोषक तत्व का अभाव हो जाता है। अब इसकी वजह से इस ये जो संस्तर है या उप संस्तर है, इसमें क्या है, इसका रंग ऊपर वाले का तो गाढ़ा था, इसका तो हल्का हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं अपवन क्षेत्र, ठीक है। अब इसके नीचे आता है बी संस्तर, तो बी संस्तर को भी इसने B1 B2 ऐसे करके बांट रखा है। तो इसने कहा B2 उप संस्तर वे विनिक्षेपण में क्या होता है, विनिक्षेपण की दर बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, पोषक तत्व का जमाव होता है। यानी इसने कहा जो A2 में पोषक तत्व थे वो बह जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो वो नीचे की तरफ जब आते हैं तो वो कहाँ पे रुक जाते हैं, इसने कहा B2 में रुक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे B2 में आपको क्या मिल रहा है गाइस, पोषक तत्वों का जमाव मिल रहा है, जिसके कारण B2 उप संस्तर का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, A1 उप संस्तर से थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, लेकिन A2 से थोड़ा सा गाढ़ा दिखेगा, क्यों, पोषक तत्व मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। A1 में तो पोषक तत्व थे, वो गाढ़ा ही था। A2 वाले जो है ना बह के नीचे आ गए, कहाँ आ गए, B2 में आ गए, ठीक है। अब इसने कहा B2 संस्तर को क्या है, विनिक्षेपण जोन बी कहते हैं। अब इसने कहा A3 B1 और B3 उप संस्तरों को संक्रमण संस्तर कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, तो इसने कहा गाइस, देखो यहाँ पे था हमारा ए, जो ए वाला है उसको हमने 3 में बांट दिया, A1 A2 और A3, ठीक है। और बी को भी आपने 3 में बांट दिया, तो B1 B2 और B3। अब इसने क्या कहा, इसने कहा A3 B1 और B2, ठीक है, इन 3 की बात कर रहा हूँ। B2 को नहीं, B3 सॉरी, सबसे लास्ट वाले B3। तो A3 B1 B3, A3 B1 B3। तो देखिएगा A3 B1 और B3, ठीक है, इन 3 की बात कर रहा है। देखिए तो A3 B1 B3 उप संस्तरों को क्या बोला इसने, संक्रमण संस्तर बोला, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, एक साथ 2 उप संस्तरों की विशेषताओं को अपने में रखता है। मतलब जैसे अगर हम इसकी बात करें, अगर हम A3 की बात करें, इसमें किन 2 की विशेषताएं मिलेगी, एक तो आपको यहाँ पे A2 की मिलेगी, यहाँ पे आपको B1, इन दोनों की विशेषताएं यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर हम B1 की बात करें गाइस, तो B1 में आपको A3 की देखने को मिलेगी और B2 की देखने को मिलेगी। और अगर हम B3 की बात करें तो उसमें एक C वाली देखने को मिल जाएगी और B2 की देखने को मिल जाएगी। तो ये विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। मृदा की जो सबसे निचली परत होती है वो है आपकी C संस्तर, जहां मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया का क्या होता है, आंशिक प्रभाव होने के कारण मृदा का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता। मतलब इसने कहा कि जो C संस्तर है इसमें पूरी तरह से मृदा विकसित नहीं हो पाती, ठीक है। लेकिन कालांतर में सी संस्तर जो है बी संस्तर में परिवर्तित हो जाती है। बहुत समय बाद सी संस्तर क्या बन जाएगी, बी संस्तर में बदल जाएगी। तो इस प्रकार जो है अन्य संस्तरों के परिवर्तन से ही जो है मृदा की मोटाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मृदा का वर्गीकरण, राइट। तो इसमें वैश्विक मृदा के वितरण को आधार बनाकर विभिन्न देशों के विद्वानों द्वारा अनेक वैश्विक संस्थानों द्वारा मृदा के वर्गीकरण का प्रयास किया गया। मतलब कहानी कुछ नहीं, मृदा का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो इस क्रम में क्या है, इसने कहा सर्वप्रथम रूसी विद्वान थे, इनका नाम था वी डोकू चाय, द्वारा मृदा के वर्गीकरण का प्रयास किया गया, ठीक है। आगे चलकर क्या होता है, 1938 में यूएसए के कृषि विभाग द्वारा वैश्विक मृदा का वर्गीकरण किया गया, जिसे यूएसडीए सिस्टम नाम दिया गया। तो इस वर्गीकरण के आधार पर क्या होता है, मृदा को मंडलीय मृदा, अंतः क्षारीय अथवा अंतः प्रादेशिक मृदा, अमंडलीय या अप्रादेशिक मृदा में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि इन्होंने मृदा को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, एक हो गया आपका मंडलीय मृदा, एक हो गया आपका अमंडलीय मृदा, राइट। मंडलीय मृदा अंतः क्षेत्रीय अथवा अंतः प्रादेशिक मृदा, और जो आपका अमंडलीय मृदा अप्रादेशिक मृदा, इसमें वर्गीकृत हो गया। इस क्रम में क्या होता है, 1975 में यूएसए की मृदा संरक्षण सेवा द्वारा सर्वेक्षण विभाग द्वारा क्या होता है कि वृहद मृदा वर्गीकरण योजना CSCS प्रस्तुत की गई। इसके द्वारा क्या होता है, वैश्विक मृदा को उनके परिच्छेदिका, ये जो हमने देखा है परिच्छेदिका,
के विभिन्न लक्षणों के आधार पर 12 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। 12 तरह की मृदा की बात करी गई। अच्छा, तो इसमें मृदा के वैश्विक वितरण की बात करते हैं। इसने कहा मृदा विश्व का भू क्षेत्र, मतलब इसने कहा जो एरिडीसोस एक मृदा है, एक प्रकार की मृदा है, ये जो है पूरी पृथ्वी पे 12% है। 12% एरिया इतनी मृदा से घिरा हुआ। फिर इज सेप्टिसोस, ये है 17%। अगर आप टोटल करोगे इन सबको तो 100% आ जाएगी, पूरी पृथ्वी की मृदा आ जाएगी। ठीक है। फिर है एल्फीसोस, ये है 10%। फिर है एंटीसोस, ये हो गया आपका 16। फिर है ऑक्सीसोस 8%। फिर है मॉलिसोस 7%। फिर है इसमें लिखा है अल्टीसोस जो कि 8% है। फिर है स्पोडोसोस 4% हो गए। वर्टिसोस जो है 2% हो गए। एंटीसोस आपका 1% है। हिस्टोसोस और जेलीसोस आपकी 1% 9% होगी। टोटल आप कर लीजिए, यहाँ पे जाएगी 100%। ठीक है। इसने कहा मृदा, ठीक है, मृदा जो है आपका क्षेत्रीय अथवा मंडलीय मृदा हो गई, एक तो ये हो गई। दूसरा इसने कहा अंतः क्षेत्रीय हो गए, अंतः प्रादेशिक मृदा हो गई। ठीक है, एक हो गया आपका और क्षेत्रीय मृदा। ठीक है, यानी गाइस एक आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसको इंग्लिश में भी देखिएगा। जोनल सॉइल हो गई आपकी, फिर है इंट्रा जोनल हो गई, फिर हो गई एजोनल। ठीक है। अब देखिए जो क्षेत्रीय या मंडलीय जो मृदा होती है ना, वो उसके बारे में देखिए। इसमें लिखा है कि इस प्रकार की मृदा उचित जल निकास वाले मूल स्थान पर विकसित और वातावरण के साथ समयावस्था में होती है। ठीक है, इसने कहा ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है, जल निकास वाले मूल स्थान पर विकसित हो रही है ये। अब इसने कहा है और जो ये वाली है इंटरजोनल, इस प्रकार की मृदा विभिन्न प्रदेशों में क्या होती है, बिखरी होती है। ठीक है। अब इसने कहा कि इस मृदा में क्या है, जल प्रवाह की व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, जिस कारण क्या है, जलाक्रांति की स्थिति बनी रहती है, यानी कि आपको जल यहाँ देखने को कम मिलेगा। ठीक है। अब है अजोनल या फिर और क्षेत्रीय मृदा। इस प्रकार की मृदा का जो होता है संबंध स्थानीयता से नहीं होता, बल्कि अपरदन के कारकों द्वारा प्रवाहित कर लाई जाती है। मतलब इसने कहा, देखिए, और क्षेत्रीय मतलब ये मृदा कहीं और से बह के उड़ के आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मृदा संस्तरों का पूर्ण विकास नहीं होता है। ठीक है, जो मृदा संस्तर बने हुए हैं, ये वाला जो हमने देखा था डायग्राम, तो इस तरह की जो मृदा है एजोनल, उसमें ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभाव मिलेगा। अब इसने कहा मृदा का सामान्य वर्गीकरण। मृदा के सामान्य वर्गीकरण में पेडोकल, ओके, पेडोकल पेडल्फर को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसमें जो पेडल्फर मृदा के अंतर्गत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा को, और पेडोकल मृदा के अंतर्गत शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों वाली मृदा को रखा गया या वर्गीकृत किया गया। ठीक है, जिसमें से कुछ जो है महत्वपूर्ण मृदाओं का उल्लेख हम देखेंगे। ठीक है, यानी दो दो इसने का एक तो हो गई पेडोकल मृदा, एक हो गई पेडोकल मृदा, और इसमें हो गया आपका पेडल्फर। तो पेडोकल मृदा कौन से क्षेत्र में आप देखेंगे, जहां वर्षा बहुत ज्यादा है। पेडल्फर मृदा आप कहाँ देखेंगे ना, शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए पेडल्फर वर्ग की मृदा की बात करते हैं। यानी इसमें लिखा है ये मृदाएं उच्च अक्षांशीय कोड़धारी वनों से लेकर मध्य अक्षांशीय पतझड़ वाले वनों से होते हुए निचले अक्षांशों में स्थित उष्णकटिबंधीय वनों और घास के मैदानों वाले अर्ध जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है, जहां वार्षिक वर्षा कितनी लिखी है इसमें, 63.5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो वैसे ये जो है ना 63.5 सेंटीमीटर, ये बहुत कम है अपने आप में। ठीक है, तो ये बहुत कम वर्षा वाला बोला गया है। ठीक है, अगर निम्न मतलब मिल, ये ऊपर से नीचे तक हर जगह रही, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश तक पहुंच गए हम लोग। उष्णकटिबंधीय वन आपको कहाँ 0 डिग्री के आसपास ही मिल जाएंगे। ठीक है ना, उच्च अक्षांशीय कोटधारी वन आपको 90 के आसपास मिलेंगे, यानी बिल्कुल ही ऊपर मिलेंगे। ठीक है, ऐसा मान लीजिए, या ऊंचाई पे मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखा है निम्न अक्षांशों में क्या होता है कि उच्च तापमान है, आर्द्र मौसमी दशा है। तो ऐसे क्षेत्र होते हैं, यहाँ जो है ना लाल और पीले रंग की क्या मिलती है, पेडल्फर मृदा मिलती है। ठीक है, कहाँ पे, ये निम्न अक्षांशों की बात कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 0 डिग्री के आसपास की ये बात कर रहा है, वहां पे जो है ना कि तापमान बहुत ज्यादा होता है और वर्षा अच्छी खासी होती है। यहाँ पे जो मृदा है वो लाल पीली कलर की मिलेगी। अच्छा, इसमें लिखा है जैविक पदार्थों की अधिकता। देखिए, जहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होगा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे, जीव जंतु बहुत ज्यादा होंगे, तो जैविक पदार्थ भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको। तो जैविक पदार्थ की अधिकता होने पर क्या होता है, जीवाणुओं की अधिक क्रियाशीलता के कारण क्या होता है, जीवाणु द्वारा जो ह्यूमस होता है, जीवाणु बहुत ज्यादा होंगे तो ह्यूमस को क्या करेंगे, उसका उपभोग करेंगे, खा लेंगे। ठीक है,
जिसके कारण क्या होता है, ह्यूमस की बहुत कम मात्रा बच जाती है क्योंकि सब तो जीवाणु खा गए। ठीक है। फलतः क्या, उर्वरकों के अभाव में ये जल्द ही क्या होती है, अनउपजाऊ हो जाती है। जीवाणु बहुत ज्यादा है, ह्यूमस बचेगा नहीं, तो ये क्या है, अनउपजाऊ है। राइट। अब इसमें लिखा है पेडल्फर वर्ग में विभिन्न प्रकार की मृदा आती हैं। जैसे एक होती है टुंड्रा मृदा, ये आपको पहाड़ों, ऊंचे उच्च अक्षांशों वाली जगह पे देखने को मिलेंगे। एक हो गया आपका पॉडजोल मृदा, एक हो गया लेटराइट मृदा। ठीक है। चलिए, अब लेटराइट मृदा क्या होती है गाइस, यहाँ पे देखिए लेटराइट मृदा, वर्षा बहुत ज्यादा। ठीक है, ये समझिए। अब इसने कहा कि जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहां सदाबहार वन मिलते हैं, ये मिलते हैं 0 डिग्री के आसपास। ठीक है, वर्षा बहुत ज्यादा होती है वहां। वहां मृदा का विकास क्या होता है, लेटराइजेशन के द्वारा होता है। तो इस प्रक्रिया में क्या है, तापमान अधिक होने के कारण सिलिकेट खनिज तत्व विघटित होकर सिलिका में बदल जाते हैं, जिससे निच्छालन के समय क्या होता है, जल के साथ जो सिलिका है ना, वो बहकर नीचे की परतों में, ये अगर पृथ्वी है तो यहाँ पे अगर सिलिका है तो ये पानी के संग बहकर नीचे की परतों में चला जाता है। क्षारीय तत्व और ह्यूमस भी जल के साथ घुलकर क्या है, नीचे की परतों में चले जाते हैं। तो इसने कहा मृदा के ऊपरी परतों में सिलिका, क्षारीय तत्व, ह्यूमस, ये तीनों ही नहीं मिलते क्योंकि ये तो पानी के संग बहकर नीचे चलेगा। इस मृदा में एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड की अधिकता होती है, मृदा का रंग लाल हो जाता है। लेटराइट मृदा, इसने कहा, अब देखिए जब आप लेटराइट मृदा पढ़े हैं तो आप समझिए आप 0 डिग्री के आसपास है, यानी कि उष्णकटिबंधीय इलाके में है, जहां पे क्या होते हैं, वर्षा वन होते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे वन ही वन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है गए, सिलिका। इसने कहा यहाँ पे ह्यूमस नहीं मिलेगा आपको देखने को। ठीक है। अब इसने कहा यहाँ पे क्या क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्षारीय तत्व नहीं मिलेंगे, पानी के संग नीचे चले जाएंगे, ह्यूमस भी नहीं मिलेगा, सिलिका, ये सब नहीं मिलेगा। अब क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम मिल जाएगा और आयरन मिल जाएगा। क्वेश्चन बनता है, यही बनता है। ठीक है, तो इस मृदा में क्या है, बॉक्साइड हो गया, लिमोनाइट हो गया, मैग्नेटाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। ये भी हमने देख लिया, मतलब बहुत ज्यादा तो आपको ये मिलेगा, एल्यूमिनियम आयरन ये भी पाए जाते हैं, बॉक्साइट, लिमोनाइट और क्या है, मैग्नेटाइट, ये भी मिलते हैं। तो ये मृदा कृषि के लिए क्या होती है, अपेक्षाकृत उपयुक्त नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो बह बहू के नीचे चला गया, तो अब कृषि कहाँ से करेंगे आप, नहीं कर पाएंगे। तो इस मृदा में क्या है, कठोर लकड़ी वाले वृक्ष मिलेंगे, कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। आप जब ये पढ़े ना तो आप अमेज़न के जंगल में पहुंच जाइए। ठीक है, तो उसी के हिसाब से करिए, वहां पे वृक्ष कठोर लकड़ी के हैं, कांटेदार झाड़ियां मिलेंगी। जैसे इसने कहा जायरे कॉन्गो बेसिन, ठीक है, यहाँ अमेज़न बेसिन, यहाँ पे ये इसका उदाहरण है। भारत में लेटराइट मृदा मुख्यतः कहाँ मिलेंगी, जो एरिया भारत में 0 डिग्री के आसपास होगा, तो वो नीचे का एरिया, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, थोड़ा मध्य प्रदेश का एरिया, उड़ीसा, असम के जो पहाड़ी क्षेत्र है, या फिर केरल। क्यों गाइस, यहाँ पे देखिए अच्छी खासी बारिश आपको देखने को मिलती है, सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट वैसा ही मिलता है, उष्णकटिबंधीय वाला। राइट। फिर एक दूसरी मृदा होती है पोडजोल मृदा। राइट। तो नेक्स्ट यहाँ लिखा है पोडजोल। देखिए पोडजोल कहाँ मिलेगी अब आपको, लिखा है शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश में, जहाँ क्या होता है, शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। अब आप जब ना भारत में पहाड़ों में जाएंगे ना तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा वहां, तो उसको दिमाग में लेके चलिए कि वहां की जलवायु कैसी। ठीक है, वहां क्या होता है, मृदा का विकास पोडजोलाइजेशन के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसलिए इस मृदा को क्या है, पोडजोल मृदा कह रहे हैं। तो इस प्रक्रिया के तहत क्या होता है, शीत शीत यानी ठंडा आर्द्र जलवायु प्रदेश में तापमान आपको पता है कम होता है, होने के कारण क्या होता है, सिलिकेट खनिज तत्वों का विघटन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये जो तत्व है इनका विघटन नहीं हो पा रहा, नष्ट नहीं हो पा रही, जिस कारण क्या है, इस मृदा की जो ऊपरी परत है ना, उसमें सिलिका आपको बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएगा, जबकि कार्बनिक पदार्थ का विघटन नहीं होने के कारण आपको क्या, ह्यूमस, देखिए जब तक कार्बनिक पदार्थ का विघटन नहीं होगा, और ठंड में तो ऑब्वियसली नहीं ही होगा, तो जब इसका विघटन नहीं होगा तो ह्यूमस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अम्ल की मात्रा क्या होती है, अधिक होने के कारण मृदा में जीवाणु भी आपको नहीं, जब अम्लीय मृदा है तो जीवाणु भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप ना इस ये बहुत आसान होता है जब आप उसकी जलवायु समझ जाते हैं कि वहां की जलवायु कैसी है, तो वहां पे ये चीजें मिल पाएंगी नहीं, कार्बनिक पदार्थ का विघटन नहीं हो पाएगा तो ह्यूमस नहीं मिलेगा। ठीक है, सिलिका मिल जा रहा है, जीवाणु नहीं मिल पा रहे हैं भैया, इतनी ठंड में क्या ही मिलेगा आपको। ठीक है, और मृदा वहां की है अम्लीय। अब यहाँ लिखा है टुंड्रा मृदा, ये भी आप कहीं पहाड़ों पे हैं या उच्च अक्षांशों में हैं। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में क्या होता है, टुंड्रा मृदा का विकास ग्लेयीकरण
के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, अत्यंत कम तापमान, तापमान बहुत कम है होने के साथ क्या होता है, हिमगलन के कारण, देखिए बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, जल का भराव हो जाता है, हिम गलता है। जब बर्फ गलेगी तो पानी 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 पानी, तो जल का भराव हो जाता है, जिससे क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की जो गतिविधियां है ना वो कम हो जाती है। वैसे भी ठंड में कमी हो जाती है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीजन का स्तर भी यहाँ पे आपको कम मिलेगा। जब आप पहाड़ों पे जाते हो उच्च अक्षांशों में, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन कम होती है। फिर कार्बनिक पदार्थों के विघटन का दर क्या हो जाता है, नगण्य हो जाएगा, बिल्कुल ठंड में तो वैसे ही हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण मृदा में जो है अपघटित कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। मतलब एक होता है विघटित और एक सॉरी अपघटित नहीं, अविघटित। तो वहां पे आपको कैसे मिले, एक तो विघटित कार्बनिक पदार्थ है जो नहीं मिलेंगे आपको, आपको कैसे मिलेंगे, अविघटित। क्यों भैया, सूक्ष्म जीव ही नहीं है, वो अपना काम ही नहीं कर पा रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ अच्छे से विघटित नहीं हो पा रहे, तो कैसे मिलेगा आपको। चट्टानी संरचनाओं में भौतिक रासायनिक परिवर्तन की दर भी क्या होती है, नगण्य होती है। मतलब भौतिक रासायनिक परिवर्तन भी देखने को आपको नहीं के बराबर मिलेंगे, तो यहाँ पे मृदा का विकास पूर्णतः नहीं हो पाएगा। यहाँ की जो मुख्य वनस्पति है वो क्या हो गई, काई हो गई या फिर मॉस हो गई, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फिर इसमें लिखा है पेडुकल वर्ग की मृदा की बात करें, ठीक है। तो पहली वाली थी आपकी पेडल्फर मृदा, वर्ग की मृदा, एक थी पेडल्फर। अब हम बात करेंगे पेडुकल, दो टाइप की हमने देखी थी। तो पेडुकल की बात करें तो इस मृदा का विकास क्या था, अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु प्रदेशों में कैल्सीकरण के द्वारा देखने को मिलेगा। अब आप मरुस्थल वाले एरिया में चले जाइए, और इसमें कैल्सीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, केशिकात्व क्रिया होती है, जिसके द्वारा जल के साथ क्या है, घुले हुए क्षारीय तत्व मृदा के नीचे की परतों से ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिसके कारण मृदा जो है हमारी कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। मतलब इसने कहा कि वही वाला स्ट्रॉ वाली जो हमने बात करी थी, ये जो क्षारीय पदार्थ है वो दरारों से होते हुए क्या होता है, पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं, और पानी तो उड़ जाता है भैया वाष्पीकरण, यहाँ पे क्षारीय पदार्थ रह जाते हैं। वही कह रहे हैं कि यहाँ की मृदा में जो क्षारीयता है उसमें वृद्धि हो जाती है। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है जो पानी को और क्षारीय पदार्थों को ऊपर ला रही, हम इसे कहते हैं केशिकात्व क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है शुष्कता में वृद्धि के कारण, शुष्कता में वृद्धि यानी कि पानी की कमी है यहाँ पे, ठीक है, के कारण क्या होता है, वनस्पति की सघनता भी कम होगी, जहाँ पानी कम और वहाँ वनस्पति कम, तो इसलिए यहाँ पे क्या, ह्यूमस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जब वनस्पति नहीं है। पेडुकल वर्ग में क्या होता है, प्रेयरी मृदा, याद रखिएगा कौन कौन सी है गाइस, तो है चैनोजेम मृदा हो गई, चेस्टनट मृदा हो गई, काली मृदा, ये सारी आपको मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है चैनोजेम मृदा क्या है, अब इसमें लिखा है स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य जलवायु की अपेक्षा कम वर्षा हो रही है, ठीक है। अधिक वाष्पीकरण के कारण वृक्ष रहित घास के मैदान देखने को मिलेंगे। क्या, घास के मैदान देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस जलवायु प्रदेश में क्या होता है, निर्मित मृदा को हम बोलते हैं चैनोजेम मृदा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा गाइस, घास के मैदान। तो चैनोजेम मृदा में क्या होता है, कैल्सिफिकेशन और क्या है, निच्छालन में संतुलन बना रहता है। तो इस मृदा में क्या होता है, कैल्शियम तत्वों की क्या होती है, प्रचुरता, ठीक है। हमने कहा ना कि जो क्षारीय तत्व है ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो ये आपको अच्छे खासा मात्रा में मिलेगी। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में क्या होता है, घास के मैदान पाए जाने के कारण क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ है इसके विघटन की दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। यानी यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है आपको, कार्बनिक पदार्थ का विघटन देखने को मिल रहा है। तो जब विघटन आपको देखने को मिल रहा है, तो भैया ह्यूमस अपने आप ही आ जाएगा, इसी से तो ह्यूमस बनेगा। तो इसलिए क्या होता है, इसे हम ब्लैक अर्थ सॉइल भी कहते हैं। मतलब कार्बनिक पदार्थ का विघटन हो रहा है तो ह्यूमस देखने को मिल रहा है, तो सॉइल है ब्लैक अर्थ सॉइल। अत्यधिक उपजाऊ होने के साथ साथ इसने कहा जो चैनोजेम मृदा है वो क्या होता है, देखिए गाइस यहाँ पे वृक्ष देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये उपजाऊ होने के साथ साथ क्या है, चैनोजेम मृदा जो है भुरभुरी होती है, जो भारत में रेगुर या काली कपासी मृदा कहलाती है, ठीक है। जो मृदा है ना उसमें केशिका यानी कि कैपिलरी क्रिया सबसे अधिक होती है। ये कौन सी क्रिया गई, कैपिलरी, ये जो हमें केशिकात्व क्रिया, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैनोजन मृदा में जो है आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और क्या होता है, ये सिंचाई की आवश्यकता इसलिए यहाँ पे कम पड़ती है, ठीक है। मतलब पानी की बहुत ज्यादा जरूरत आपको यहाँ नहीं पड़ रही है, काम चल जाए। अब ये मृदा जो है गेहूं की कृषि के लिए अच्छी है। यह यूक्रेन कहाँ है guys? अभी पता ही है आपको, रशिया के पड़ोस में। यूएसए का जो है मध्य क्षेत्र हो गया, मध्य अफ्रीका हो गया, मध्य भारत हो गया, भारत के जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र हो गए, यहाँ पे ये मृदा आपको देखने को मिल जाएगी। प्रेयरी मृदा की बात करें तो इसे भी हम पेडुकल मृदा के ही अंतर्गत लाते हैं। इसमें क्या होता है, चैनोजम मृदा की अपेक्षा
चूने की मात्रा होती है ना कम होती है। यानी जो इससे ऊपर वाले में पढ़ा हमने वहां देखा कि चूना जो है ना केशिकातु क्रिया की वजह से चूना वहां पे ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है। इसकी संरचना जो है ना भुरभुरी होने के कारण जो है मक्के की कृषि यहाँ पे अच्छी खासी हो जाती है। तो इस मृदा का जो विकास है मुख्यतः यूएसए या पूर्वी यूरोप में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बाद चेस्टनट मृदा एक और हो गई। तो इसने कहा चैनोजम प्रकृति की इस मृदा में क्या होता है ह्यूमस की, देखो चैनोजम मृदा में ह्यूमस अच्छा खासा मिलता है, इसमें ह्यूमस जो है कम मात्रा में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो निर्मित घास के मैदान है ना वो पशुओं के चारागाह के लिए तो अच्छे है, कृषि के लिए नहीं लेकिन हाँ चारागाह के लिए ठीक है। तो इस प्रकार की मृदा का विकास जो है एशिया के अर्धशुष्क क्षेत्र उत्तरी अमेरिका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब है आपका मरुस्थलीय मृदा भी इसी में आती है। और फिर देखिए यहाँ पे आपको पेड़ पौधे बहुत सारे नहीं देखने को मिले लेकिन घास देखने को मिले। अब मरुस्थलीय मृदा, इसमें इस प्रकार की मृदा का निर्माण कम वर्षा, उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, यानी कि जलवायु प्रदेशों में देखने को मिल जाएगा। मरुस्थलीय मृदा जो है आपका समशीतोष्ण क्षेत्रों में क्या है, धूसर रंग, धूसर यानी जो मिट्टी का रंग होता है कि उष्ण क्षेत्रों में लाल रंग की देखने को मिलती है। ठीक है, अब जाएगा जल भराव के कारण, अरे जलाभाव के, सॉरी जल भराव नहीं है, जल अभाव, मरुस्थल में जल का अभाव होता है। ओके, तो मरुस्थल में क्या होता है दोस्तों, जल का अभाव होता है। तो वही लिखा है जलाभाव के कारण क्या होता है, खनिज तत्वों का नीचे की परतों में रिसना ना होने से क्या है मरुस्थलीय मृदा कैसी हो जाती है आपकी क्षारीय, मतलब खनिज तत्व तो ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, वनस्पतियों की अल्प वनस्पति नहीं होती है तो ह्यूमस भी आपको नहीं मिलेगा, यानी उसका अभाव मिलेगा। तो इस मृदा में क्या होता है, संस्तर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते। जो हमने संस्तर देखे थे GOABC ये नहीं बन पाते, तो इसका जो है संगठन क्या होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितने हैं गाइस, यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखा है किस मृदा में केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो इसने कहा ये होती है हमारी सबसे ज्यादा तो होती है चिकनी मृदा। ठीक है, जहाँ पे कण छोटे छोटे होते हैं और छिद्र जो है छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहाँ सबसे ज्यादा। अब इसमें लिखा है कि इन दोनों को मिलाओ, तो जो इसमें पोर्टजोल, चेनोजेम, फिर है स्पॉटजोल या लेटराइट। तो लेटराइट यानी जहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो वर्षा भैया कहाँ बहुत ज्यादा होती है, तो वर्षा होती है उष्ण या आर्द्र क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फिर इसने कहा पोर्टजोन मृदा की अगर हम बात करें तो ये जो एरिया होता है वो आपका शीत होता है, समशीतोष्ण होता है। चैनोजेम की बात करें तो आपका, तो गाइस ये होता है समशीतोष्ण शीत स्टेपी, हमने अभी ऊपर पढ़ा। फिर है स्पॉट जोल की अगर बात करें तो ये हो गया बचा हुआ, इसमें है आर्द्र शीत समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश। ठीक है, अब इसमें लिखा है मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है। विक्षालन कह लीजिए, निक्षालन कह लीजिए, मृदा निक्षालन का मतलब क्या है guys? कि अगर जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है तो जल जो है ना, जो पोषक तत्व है अपने साथ जल जो है ना उसको मिट्टी के अंदर की तरफ ले जाता है। तो वर्षा बहुत ज्यादा कहाँ होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश यहाँ पे ही होती है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब इसमें लिखा है भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ होता है, जहां पे हमने कहा ना तीव्र ढलान होती है उसकी किसकी क्या पहाड़ों में, तो इसमें प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपांत नहीं, नदी प्रवाहो नहीं, इसमें देखिए पर्वतों वाला था तो इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अब इसमें लिखा केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं होते, तो गलत बात है, तो अच्छे होते। केचुए मृदा के महीन कणों में परिवर्तित कर इसे जो है नरम बना देते हैं। तो भैया ये बात तो सही है कि जो केंचुए है मृदा के कणों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। ठीक है, नरम बना देते हैं। तो पहला गलत, दूसरा मतलब ए गलत, कथन गलत है कारण सही है, कथन गलत है कारण सही है, तो ये हो गया आपका आंसर डी। ठीक है, तो गैस ये हो गया चैप्टर खत्म। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कृषि एग्रीकल्चर, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरी अभी वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को जितना हो सके। प्लस गाइस आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है और जो आपका टेलीग्राम लिंक है, अगर आपको वीडियो चाहिए, सॉरी PDF चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 30 के तक, तब तक के लिए धन्यवाद।